हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया था। तो फर्दर हम लोग बोर्स थ्योरी का लगभग पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। इसके बाद हम लोग अब दूसरी थ्योरीज पे जाएंगे, जैसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स में कदम रखेंगे। तो उससे पहले देख लेंगे क्यों इनकी जरूरत पड़ी, कि लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी क्या था। कि सबसे पहले की बात था कि इट वाज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम लोगों ने जब बोर्स थ्योरी सबसे पहले पढ़ा तो उसकी पहली कंडीशन क्या रखी थी, कि सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे एच, He प्लस, Li2 प्लस, इनके लिए वैलिड है। अगर दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इनके लिए वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मैंने एक न्यूक्लियस ले रखा है और जब बोर्स थ्योरी का किया था तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर आने वाला kZe²/r², ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने किससे बैलेंस कराया था? mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था। अगर मान लो इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है तो अब इस केस में इस इलेक्ट्रॉन पे भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन साथ साथ इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी लगेगा। लेकिन हम लोगों ने बोर्स थ्योरी जब कैलकुलेट किया या उनके पोस्टुलेट्स देखे तो हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो देखा, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो इट वाज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली because it considers electron proton attractions but does not consider electron repulsions, अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी कैसे आया, कि जब मैंने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हाइड्रो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, या सी बेसिस पे हम लोगों ने लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, या He प्लस का भी देखेंगे तो उसके लिए आ जाएगा। लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का जो स्पेक्ट्रम आ रहा था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके लिए इसका फर्स्ट लिमिटेशन आया कि इट इज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था असर्शन रीजनिंग का, उसमें असर्शन दे रखा था कि बोर्स थ्योरी इज वैलिड फॉर, assertion given था Bohr's theory is valid for one electron system only, और रीजन था because in Bohr's theory we consider electron proton attractions but we do not consider electron repulsions। ठीक है। असर्शन रीजनिंग जैसे तुम लोगों ने सवाल असाइनमेंट में देखे, उसमें चार ऑप्शंस होते हैं। ए ऑप्शन होता है कि असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर बी गिवन था। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारा एक बार एम्स में आ रखा है। मतलब इसमें असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन तुम्हारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा वाला है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है उनका ये स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसलिए इट इज नॉट वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है। इसका करेक्ट रीजन क्या है इन दोनों में से, कि बिकॉज
इसका करेक्ट रीजन क्या है कि बिकॉज बोर्स थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, हेंस इट इज नॉट वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सवाल आ रखा है तो एक बार ध्यान रखना, कई बार तुम इसको रीजन मान लेते हो, इसका एक्चुअल ये फिजिकल रीजन है, एक्सपेरिमेंटल रीजन है। क्लियर है? ठीक है। सेकंड पॉइंट, नो कंक्लूजन वाज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने जब बोर्स थ्योरी पढ़ा तो उसका थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा कि जो एंगुलर मोमेंटम था mvr इज इक्वल्स टू nh by 2 पाई, मतलब h by 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में। ठीक है, मतलब मैं क्वांटाइज्ड कर दिया। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान रखो, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज असेर्टेन करना। वहां तो मैं एक बार बताया भी, इसमें जो mvr की वैल्यूज आएंगी वो फिक्स्ड आएंगी, h by 2 पाई आएगी, 2h by 2 पाई आएगी, 3h by 2 पाई आएगी, मतलब एक यही वैल्यूज आएंगे। अगर मैं बोलूं 1.5h by 2 पाई, ये नहीं आ सकती। मतलब हर एक वैल्यू ये अटेन नहीं कर सकता, एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू से अटेन कर सकता है। हेंस इट्स मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड है, एक रेंज, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज है वही ले सकता है, उसके अलावा वैल्यूज नहीं ले सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन का मतलब क्या? क्वांटाइजेशन मींस कि दैट वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम इज फिक्स्ड, इट कैन अटेन ओनली अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज। तो अब इस पे आते हैं, इसने क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, लेकिन क्यों ऐसा, क्यों इसने बोला? इसका इसने रीजन नहीं दिया था क्यों एंगुलर मोमेंटम h by 2 पाई के ये इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, इसका रीजन नहीं दिया। क्लियर है? सेकंड तुम्हारा इसका लिमिटेशन समझ में आया। थर्ड, अनएबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दो, जब हम लोगों ने एक बार स्पेक्ट्रम अटेन किया, जो हमने स्पेक्ट्रम बोला था कि हम लोगों ने लाइट को सबसे पहले एटम से पास कराया, एटम से फिर प्रिज्म से पास कराया, और फिर उसका एक वो लिया फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो एक स्पेक्ट्रम आ रहा था। सिमिलर स्पेक्ट्रम में जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, ये टर्म्स याद रखना क्योंकि ये टर्म्स है तुम्हारे क्वेश्चन में। स्टार इफेक्ट, रीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये आ जाता है कि what is called as the splitting of spectral lines in the presence of electric field। तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए स्टार इफेक्ट। Splitting of spectrum lines in presence of magnetic field is known as Zeeman effect। तो स्टार इफेक्ट क्या था कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो जो लाइंस आ रही थी वो स्प्लिट हो जा रही थी या शिफ्ट हो जा रही थी अपनी पोजीशन। सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्पेक्ट्रम लाइंस आ रही थी वो बिना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से हल्की सी डेविएट या स्प्लिट आ रहा है, वो कुछ लाइन स्प्लिट हो जा रही थी, कुछ लाइन शिफ्ट हो जा रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था ये एक्सप्लेन नहीं कर पा। क्लियर है? फिर से ध्यान दो, तुम्हें सिर्फ इन टर्म्स को ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। व्हाट आर स्टार इफेक्ट, व्हाट इज रीमैन इफेक्ट, ये नहीं है, इनके हम लोग डेरिवेशन उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ तुम्हें क्या देखना है कि स्टार इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? और लास्ट फोर्थ, could not explain the presence of two closely spaced lines। सर्टेन स्पेक्ट्रम में क्या आ रहा था? एक चीज ध्यान दो कि लेट मान लो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा कि जैसे मान लो 4 से 1 मैंने एक ट्रांजिशन कराया, तो 4 से 1 जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 by lambda is equals to 1.1 into 10 to power 7। लेट मान लो तुम्हारा हाइड्रोजन 1 by स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर, मतलब तुम्हारा क्या आएगा? 1.1 into 10 to power 7 into 15 by 16, या lambda is equals to क्या आ जाएगा? 16 by 15 into 1.1 into 10 to power minus 7 मीटर्स। तो एक ट्रांजिशन पे जो तुम्हारा लेमडा है, एक ट्रांजिशन पे लेमडा की एक ही वैल्यू आ रही है, तो अगर एक वैल्यू आएगी तो सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए। फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर एक लेमडा की वैल्यू आ रही है तो सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम में ऐसा देखा जा रहा था कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करने पे एक ट्रांजिशन से ही दो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, मतलब दो डिफरेंट लेमडा की वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं। ये हम लोग आगे चल के जब ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे वहां हम लोग इसका भी रीजन देखेंगे।
ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें लिमिटेशन देखना है। लिमिटेशन क्या था कि हम लोगों ने क्या बोला कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आया तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू सिर्फ एक आएगी, तो सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए। लेकिन सर्टेन स्पेक्ट्रम्स में वो दो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आ रही थी। ऐसा क्यों हो पा रहा था, ये बोर्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो ये लिमिटेशंस थे बोर्ड थ्योरी के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक दो लिमिटेशन याद और लिख लो। कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये हम लोग अब जस्ट बाद यही पढ़ने वाले हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दिया गया उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड थ्योरी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लियर है? नोट। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, नाम पे नहीं जाता, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब देखो हुआ क्या। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे वेव के बारे में बोला कि वेव का बोला गया कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ वेव नेचर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनका हम लोगों ने बोला इट कंसिस्ट ऑफ वेव नेचर, और साथ में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इनकी वजह से या स्पेक्ट्रम की वजह से क्या बोला गया, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया तो उसने क्या बोला कि फोटोन है, फोटोन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है, वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो ये हम लोगों ने किसके लिए बोला था, ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस मतलब अज्यूम किया, हाइपोथेसिस देना मतलब अज्यूम किया कि अगर ऐसा वेव्स में पाया जा रहा है तो सिमिलर पैटर्न पार्टिकल्स में भी होना चाहिए कि जो मैटर है, इनफैक्ट जो मैटर है इट शुड आल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब मैटर के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका मास है तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर आएगा। इसने क्या कहा कि उसके अंदर क्या भी आएगा, वेव नेचर। इसने एक हाइपोथेसिस दी थी, अजम्पशन दिया था। जब तक इसने अजम्पशन लिया था उस टाइम तक चीजें प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जाके ये चीजें सही पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी बाद में जब डिफ्रैक्शन कराया गया तो इट वाज आल्सो अंडरगोइंग डिफ्रैक्शन, उसका भी डिफ्रैक्शन हो रहा था, उसका भी इंटरफेरेंस आ रहा था। तो बाद में इसकी हाइपोथेसिस सही मानी गई एंड हेंस इट वाज कंसिडर्ड दैट मैटर आल्सो कंटेन्स बोथ पार्टिकल एज वेल एज। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने बोर्स थ्योरी पूरी पढ़ डाली। तो बोर्स थ्योरी में सिर्फ हम लोगों ने इन बोर्स थ्योरी हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करते थे, we considered only particle nature of electron। इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा नेचर कंसिडर करते थे, पार्टिकल नेचर। लेकिन अब हम लोग उनका कौन सा, बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों कंसिडर किया करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है कि मैटर consists of both particle nature as well as वेव नेचर। मैटर के पास तुम्हारा पार्टिकल नेचर भी होगा और साथ साथ क्या भी आएगा उसमें, वेव नेचर। ठीक है, तो जब इसने इसका प्रूफ मारा तो इसने क्या बोला कि इसने आइंस्टाइन की मास या पार्टिकल रिलेशन ली, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने एक एनर्जी को किसके टर्म्स में डिराइव किया, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर, और साथ में इसने क्या बोला, प्लैंक्स इक्वेशन ली। प्लैंक्स वाज रिप्रेजेंटिंग द वेव नेचर। तो इसने क्या बोला कि अगर एक मैटर में दोनों नेचर आ रहा है
तो देन ई दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, मतलब mc स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू hc बाय लेमडा। तो यहां से अगर मैं लेमडा निकालूंगा तो ये क्या आएगा, h बाय mc। अब c तो किसके लिए है, इफ इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं नॉर्मल पार्टिकल्स की, तो लाइट की वेलोसिटी तो em वेव्स ट्रेवल करेंगे। अगर मैं पार्टिकल्स या मैटर की बात करूं तो मैं बस c को किससे रिप्लेस कर दूंगा, v से। तो अब इस इक्वेशन में ध्यान दो, इस इक्वेशन में लेमडा आ रहा है और वेवलेंथ का मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग वेव नेचर, और साथ साथ मास आ रहा है या mv आ रहा है। mv देखो, mv इज व्हाट, अगर मैं इसको लेमडा इज इक्वल्स टू mv लिखूं, mv इज व्हाट, मोमेंटम। mv इज व्हाट, मोमेंटम। तो लेमडा वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है और मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर। तो इसने इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस वेवलेंथ इज नोन एज व्हाट, डी ब्रॉय। दिस वेवलेंथ इज नोन एज व्हाट, डी ब्रॉय वेवलेंथ। चीजें समझो, फिर से शुरुआत कहां से हुई कि जब हम लोगों ने सबसे पहले ईएम वेव्स का पढ़ा कि सबसे पहले तो वेव नेचर है, क्योंकि इंटरफेरेंस दिखाते हैं, डिफ्रैक्शन निकालते हैं, तो बहुत चीजें पहले प्रूव हो गई थी। फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, सब किया, उसके बाद इसका पार्टिकल नेचर भी है, फोटॉन्स आए, फोटॉन्स के पास बोथ वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर भी है। अब इसी बेसिस पे डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस अजम्पशन दिया, शुरुआत में इसने अजम्पशन दिया कि ऐसा अगर रेडिएशन या वेव्स में हो सकता है तो साथ साथ मैटर में भी हो सकता है। तो इसने क्या अजम्पशन लिया कि शायद मैटर में भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों आ रहे होंगे। इसके बाद अब फर्दर जाके एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करते हुए इट वाज अंडरगोइंग डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन कर रहा है मतलब इट वाज हैविंग तुम्हारा वेव नेचर। तो बाद में जाके इसमें एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे शो हुए कि ये हाइपोथेसिस क्या थी, सही थी। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी, मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इससे पहले जो थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि बोर्स थ्योरी पढ़ी। बोर्स थ्योरी में उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर लिया, पार्टिकल नेचर। अब हम लोग बताएंगे कैसे चीजें हैं, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, बोर्स थ्योरी के साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो जब इसका प्रूफ किया गया तो उसने आइंस्टाइन की mc स्क्वायर, ये वेव नेचर, ये पार्टिकल नेचर, ये वेव नेचर, तो अगर दोनों होने चाहिए तो दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, तो ये रिलेशन आई। ये तो सिर्फ किस लिए वैलिड है, जो ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेव्स के लिए। अगर मैं पार्टिकल से मैटर के लिए लूंगा तो लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन c को बस किससे रिप्लेस कर दूंगा, v से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें लेमडा वेव नेचर, वेवलेंथ का मतलब वेव नेचर, और p इज मोमेंटम, मोमेंटम इज व्हाट, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशन कनेक्टिंग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दिस इज नोन एज व्हाट, डी ब्रॉय वेवलेंथ। लेमडा इज नोन एज व्हाट, डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट करो, कुछ अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुमसे बोला जाए a car of mass, अच्छा एक चीज ध्यान दो, फिर से यहां h आ रहा है, h आ रहा है मतलब सारी यूनिट्स कौन सी होनी चाहिए, SI। h आ रहा है मतलब सारी यूनिट्स कौन सी होनी चाहिए, SI, मतलब मास किस में रखा जाएगा, kg में, वेलोसिटी किस में रखी जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मास किस में रखा जाएगा, kg में, वेलोसिटी किस में रखी जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो तुमसे क्या बोला गया, कार ऑफ मास 100 kg is moving with a velocity of 100 meter per second, find lambda। ठीक है, तो अगर मैं इसका लैम्डा निकालूंगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, h 6.6 into 10 to power minus 34 अपॉन m आया 100 into v 100, मतलब ये आएगा तुम्हारा 6.6 into 10 to power minus 38 मीटर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो अभी चीज इसको देखा जाए तो इस वैल्यू को अगर तुम देखोगे तो ये बहुत कम है,
बहुत कम है, मतलब देखो 0.0000000 बाद 0 लिखाओगे तब तुम्हारा एक 6 आएगा। दिस वैल्यू इज वेरी लेस, हेंस इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अभी हम लोग पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि इतनी कम वेवलेंथ को क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। इसीलिए जनरली जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कार हो गया, बॉल हो गया, ह्यूमन आ गया, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ डिटेक्ट करना पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि दिस जो इनकी वेवलेंथ आएगी बहुत कम आएगी। तो बात आती है कि जब बहुत कम आ रही है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर इस थ्योरी का क्या यूज? तो इस थ्योरी का जो मेनली यूज आता है वो तुम्हारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। जैसे अगर मान लो बोला जाए इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे बोला जाए इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो माइक्रो अगर इसकी मैं वेवलेंथ निकालूं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 9 kgs में रखना है, ध्यान से रखो इसमें असाइनमेंट्स 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6, तो ये आएगा लगभग 6.6 अपॉन 9.1 इंटू ये क्या हो गया 10⁻³ बचा और 10⁻³ मतलब 10⁻⁹ मीटर्स। ये कम है लेकिन इतनी वेवलेंथ हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली किसके लिए वैलिड है? फॉर तुम्हारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, या तुम्हारे जनरली एटम्स, या अभी कुछ 10-20-30 साल पहले तुम्हारा कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए भी डिटेक्ट हो पाया है। तो थ्योरी जो मेरी बेसिकली वेवलेंथ नेचर बताता है, वेव नेचर बताता है, किसका बताता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक में भी वेव नेचर है लेकिन वो इतना कम है कि हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर इसको कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।